नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 11वां सत्र है जो कि जनवरी 28, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। यह दोहराया जाता है कि इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। दोस्तों, यह भी दोहराया जाता है कि इस किताब की दी गई सारी चीज़ें फ्री हैं सबके लिए। इसमें दिए गए चित्र, इसमें दिए गए चलचित्र, वह भी सबके लिए फ्री है। यदि कोई इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या हम आपका बताया हुआ तरीका जिससे हम आपसे संपर्क स्थापित करते हैं इस किताब में डालें? तो रा कहते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह तो हमने कार्ला द्वारा तुमसे संपर्क स्थापित करने के लिए बनाया था। तो फिर डॉन कहते हैं, आपने पिछली बार बताया था कि मेल्डेक जो कि नष्ट हो गया था वह युद्ध का परिणाम था। तो अगर वह नष्ट नहीं हुआ होता तो क्या वो ग्रह खुद की सेवा वाली सोच के लोगों का होता? और क्या वहाँ के लोग आगे चौथी पांचवी ग्रहवताओं में इसी रास्ते पर चलते? तो रा कहते हैं, वहाँ के लोगों के समाज काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसे ही थे क्योंकि उनकी ऊर्जाएं मिली जुली थीं। इसलिए हालांकि पता नहीं, परंतु एक मिक्स टाइप की कटाई होती। कुछ खुद की सेवा वाले के रास्ते पर कटाई पे जाते, कुछ दूसरों की सेवा में, और ज़्यादातर दोबारा तीसरी घनत्वता दोहराते। यह इसलिए होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में एक ही वक्त पर कई संभावनाएं रुकती भी हैं और नई पैदा भी होती हैं। यह इसी कारण होता है। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि खुद की सेवा वाली सोच के लोग और दूसरों की सेवा वाली सोच के लोग मिले जुले होते हैं हमें। जैसे कि अभी रा ने बताया कि तुम्हारे ग्रह के जैसे ही थे वहाँ के लोग जो मिले जुले थे, मतलब हर किसी की सोच अलग अलग थी। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई खुद की सेवा के रास्ते पर है, कोई दूसरों की सेवा के रास्ते पर है, और कोई ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं है, वो दोबारा अपनी घनत्वता रिपीट करते हैं। तो फिर डॉन कहते हैं, क्या हमारे सूरज के पीछे भी कोई ग्रह है जो परिक्रमा कर रहा हो और हमें दिखता ना हो? तो रा कहते हैं, एक ग्रह है जो कि काफ़ी ठंडा है, परंतु इसे अभी ग्रह नहीं कह सकते क्योंकि यह अभी पहली घनत्वता में ही है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए ना आपको इस चित्र को देखना पड़ेगा। ये इसी तरीके से बनाया गया। ये जो बीच में है ये हमारा हो गया सूरज, पहला ग्रह हो गया आपका बुध, फिर हो गया आपका शुक्र, और फिर हो गया हमारी धरती, ये रही इधर सीधे हाथ पे। अब जब हमारी धरती घूमती है ना, मान लो ये उन्होंने कहा कि सूरज की दूसरी तरफ, तो हमने सूरज की दूसरी तरफ रख दिया यहाँ पे एक ग्रह और, इसी के ऑर्बिट में एक ग्रह और रख दिया। तो यदि अगर हमारी सूरज तो अपनी जगह पे गोल गोल घूमता है, ये सूरज ऐसे परिक्रमा नहीं करते हैं, सूरज तो अपनी जगह पे घूमेंगे। तो इधर से अगर ये यहाँ घूमी तो ये भी यहाँ से यहाँ घूमेगी, इसीलिए सूरज के पीछे की चीज़ दिखेगी नहीं। यदि ये यहाँ से यहाँ गई तो ये भी यहाँ से यहाँ घूमेगी, इसीलिए दिखेगी नहीं। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, परंतु सूरज के पीछे की तरफ है, तो यही बात रा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, जैसे कि अब हमारा युग खत्म हो रहा है और कटाई नज़दीक है, तो क्या ऐसी स्थिति है कि कोई इस ग्रह से दूसरे चौथी घनत्वता के ग्रह पर जाए जो कि खुद की सेवा वाले का हो? तो रा कहते हैं, हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसे कुछ लोग कटाई के बाद ऐसे ग्रह पर जाएं, हालांकि ऐसे कम ही हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या आप हमें हिटलर के बारे में बता सकते हैं कि उसे क्या हुआ? तो रा कहते हैं, अभी उसकी आत्मा की हीलिंग या इलाज चल रहा है तुम्हारे मिडल एस्ट्रल प्लेन में, जो कि तुम्हारे ग्रह की ऊर्जाओं में है। वह बहुत ही घबराया हुआ था, कह लो भ्रमित हो गया था। हालांकि उसे पता था कि शारीरिक रूप से वह मर चुका है, फिर भी उसकी वह आत्मा का ध्यान से इलाज हो रहा है। तो दोस्तों, इवन हिटलर भी देखो आप कितना क्रूर था, बहुत ज़्यादा क्रूर, उसकी भी आत्मा का इलाज हो रहा है, क्योंकि जब उसने शायद अपने आप को गोली मारी होगी तो हो सकता है कि एकदम से उसको लगा होगा कि ये क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो सही, अभी तक तो मैं जीत रहा था, ये अचानक से गोली मार के यहाँ कैसे आ गया अपने आप को। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या हमारे इतिहास में कोई ऐसा था जो चौथी घनत्वता के खुद की सेवा वाले ग्रह पर गया हो या कोई जा रहा हो? तो रा कहते हैं, ऐसे कुछ ही हैं,
हालांकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने छठी और सातवीं से लेकर आठवीं घनत्वता को प्राप्त किया है। यह अनंत बुद्धिमानी की घनत्वता है, और यदि वो चाहे तो कभी भी अपनी कटाई करवा सकता है। मतलब दोस्तों ये है कि छठी घनत्वता जो होती है ना, मतलब अभी तो हम तीसरी में हैं, तीसरी के बाद चौथी आती है, पांचवी आएगी, छठी आएगी, तो ऐसे करते करते सातवीं भी आती है, फिर आती है आठवीं। अब आपको पता चलेगा कि आठवीं घनत्व क्या होती है, वो आगे देखेंगे हम। तो वो कह रहे हैं कि आठवीं घनत्वता ही होती है जहाँ पे अनंत बुद्धिमानिता होती है, सब कुछ सारी नॉलेज वही होती है पूरे ब्रह्मांड की, यानी रचयिता का ज्ञान। तो डॉन कहते हैं क्या आप इनके इतिहास के नाम बता सकते हैं? तो रा कहते हैं एक का नाम तारस बुल्बा था, एक चंगेज खान और एक रासपुतीन, ये तीन नाम थे। तो डॉन कहते हैं उन्होंने यह प्राप्ति कैसे की, इसके लिए क्या आवश्यक था? तो रा कहते हैं उनको अटलांटिस की चीज़ें याद थीं, कि अपनी ऊर्जा चक्रों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि अनंत बुद्धिमानिता को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो डॉन कहते हैं क्या इसकी वजह से उनके पास जादुई शक्तियाँ आई, क्या वो असाधारण चीज़ें कर सकते थे? तो रा कहते हैं हाँ ये ठीक है, पहले दो ने तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, यानी तारस बुल्बा और चंगेज खान ने। हालांकि वह पूरी तरह से खुद की सेवा के रास्ते पर झुके हुए थे और अनुशासित तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ा कि इसको दुगना और चौगुना करें। तीसरे वाला जानबूझकर बिना किसी मौके को छोड़े खुद की सेवा के रास्ते पर चला। तो मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, एक तो होता है इच्छा, एक होता है जानबूझकर करना, कि हाँ मुझे पता है ये तरीका और मैं इसको जानबूझ के कर रहा हूँ। तो मतलब तीसरा वाला जो था ये रासपुतीन, इसने जानबूझ के किया, बाकी दोनों जीत के चक्कर में कि जी जीतना है जीतना है इस तरीके से, उस चक्कर में हुआ ये सारा का सारा जो भी है। जीतना मतलब क्या आपको पता ही होगा, चंगेज खान और इसका तारस बुल्बा का आप देख लेना यदि आपकी इच्छा हो तो। डॉन कहते हैं ये लोग अभी कहाँ हैं? तो रा कहते हैं यह अभी चौथी घनत्वता में हैं, इसलिए समय और जगह अलग अलग हैं। अभी वह खुद की सेवा के चौथी घनत्वता के तौर तरीकों को सीख रहे हैं। एक ओरियन समूह में है, एक कैसियोपिया में है और एक दक्षिणी क्रॉस में है। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहें कि ये ओरियन समूह और ये कैसियोपिया और ये दक्षिणी क्रॉस क्या है, तो यदि आप आसमान की तरफ देखें ना, तो आपको आसमान की तरफ ऐसे दिखेंगे। ये ओरियन समूह है, मतलब एक तारा इधर एक तारा इधर, तीन तारे बीच में, एक तारा इधर एक तारा इधर। तो ये ओरियन का समूह है पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से साउदर्न क्रॉस जो है वो आसमान में कुछ इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल क्रॉस लगेगा ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट ऐसे, और एक तारा यहाँ बीच में होगा। तो ये बीच में से पूरा ऐसे बन रहा होता है, ठीक है ना। और एक होता है ऐसे कैसियोपिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे, फिर राइट, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके ये कैसियोपिया है। यदि आप अपने आकाशों में देखना शुरू करें ना, तो ये आपको दिख जाएंगे। और ये भी संभावना है कि यदि आप आकाश में देखें तो कुछ चलते हुए तारों जैसी कोई चीज़ दिखे, तो ये भी है कि ये भी हो सकता है कि महासंघ के लोग आपके आसपास आ गए हों। मतलब जो रचयिता की सेवा में है, जो महासंघ, जिनके बारे में रा बात कर रहे हैं कि हम महासंघ के हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं ये ओरियन समूह में कौन है? तो रा कहते हैं चंगेज खान। तो डॉन कहते हैं वह अभी वहाँ क्या काम कर रहा है? तो रा कहते हैं वह अभी रचयिता की ही सेवा कर रहा है। तो दोस्तों चाहे नकारात्मक सोच का हो या सकारात्मक सोच का हो, कोई भी व्यक्ति अंत में सेवा तो रचयिता की ही हो रही होती है, क्योंकि ये इसमें बस दो चीज़ों का वो होता है, एक को रचयिता का ज्ञान होता है, दूसरा अज्ञानता में कर रहा होता है, यही दोनों फर्क है। तो डॉन करते हैं अगला सवाल, क्या आप हमें नहीं बता सकते कि वह वास्तविकता में वहाँ क्या कर रहा है? तो रा कहते हैं हम पहले यह बता दें कि सभी इन समस्त ब्रह्मांडों में रचयिता की ही सेवा देते हैं। तो दोस्तों अंत में चाहे हम सेवा लें या दें, कुछ भी करें, एंड में हो रही सेवा, जो सेवा होती है, जो सर्विस होती है ना, वो रचयिता को ही हो रही होती है। मतलब सारा अनुभव रचयिता को ही मिल रहा होता है। ये अनुभव का खेल है, रचयिता अनुभव ले रहे होते हैं, जो अनुभव हम ले रहे होते हैं वही रचयिता ले रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है। तो आगे रा कहते हैं चंगेज खान अभी एक हल्के शरीर के रूप में है और चपड़ासी का काम कर रहा है। उसका काम धर्म योद्धाओं को दिमाग को कब्जा लेने वाली तकनीकियाँ या कह लो टेक्नोलॉजी बनाने का सामान देने का है। यह एक विमान या जहाज़ का चपड़ासी है
तो दोस्तों देखो, इतना क्रूर व्यक्ति और बना क्या चौथी गणतवता में जाके चपड़ासी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा ना, ये हल्के शरीर के रूप में है। आपने शायद पता नहीं देखी हो, वो फिल्म देखी हो या नहीं देखी हो। एक फिल्म आई थी प्रेडेटर, बहुत पहले आई थी, ठीक है ना। उसके अंदर जो था ना, ये मतलब हल्का शरीर बिल्कुल उस तरीके का होता है, गायब होके। तो इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, गायब होके भी चल सकते हैं, मतलब हल्के शरीर होते हैं इनके। यहाँ पे बोला गया ना धर्म योद्धाओं, तो ये जो ओराइन ग्रुप है ना, ये ओराइन समूह जो है, ये अपने आप को धर्म योद्धा बोलता है कि जी मैं धर्म योद्धा हूँ। लेकिन ये धर्म योद्धा नहीं है, धर्म के पूरा विरुद्ध काम करते हैं ये। तो रा कहते हैं वह इससे पहले कि एक ग्रह के सभी समाज के समूह एक हो जाएं, या कह लो एक सोच के हो जाएं, उनमें फूट डालकर उस ग्रह को जीतने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, कब एक समाज या समूह एक सोच का होता है? तो रा कहते हैं जब एक समाज के सभी लोग निरंतर एक ही दिशा में सत्य की खोज में आगे निकलें, जब सभी गुटों के या समाज के लोगों की दिमाग की जड़ तक एक ही सोच हो जाए, तब इसको सामाजिक सोच कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि सभी पूरे समाज की बेहतरी का सोच रहे होते हैं, बिना किसी भेदभाव के, और सभी एक ही सत्य की खोज पर निकलते हैं, तो सभी को लाभ होता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, इसका मतलब यह ओरियन समूह के लोग यहाँ हमारे ग्रह के लोगों के दिमागों पर कब्जा पाने आते हैं, वो ये कैसे करते हैं? तो रा कहते हैं उनको भी कुछ भी करने की आज़ादी के कानून का पता है। वो ये देखते हैं कि उन्हें कौन बुला रहा है, तो उनसे संपर्क करते हैं। फिर जो बुलाते हैं वो उनसे उनके तौर तरीके सीख कर और उनकी समझ से जो एक का ज्ञान है उसका मार्गदर्शन पाते हैं, जो कि खुद की सेवा का होता है। फिर वे लोग एलीट बन जाते हैं। फिर वह ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि उस ग्रह के सारे लोग अपनी खुद की इच्छा से उनके गुलाम बन जाएं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो इन धर्म योद्धाओं को बुलाते हैं? तो रा कहते हैं हम आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके की भविष्य की जानकारी देना उल्लंघन है, इस जानकारी को हम नहीं देंगे। हम आग्रह करेंगे कि तुम चिंतन कर सकते हो, उनको देखकर या जानकर जिनके कर्मों के फलों को देखकर यह लगे कि वह पावर में हैं। इससे तुम जैसा चाहो वैसा निष्कर्ष निकाल सकते हो। हम तुम्हारे ग्रह के खेलों में नहीं पड़ना चाहेंगे, इसका कटाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो ये धर्म योद्धा अपने तरीके धरती के लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो रा कहते हैं इसके दो मुख्य तरीके हैं। जैसे कि दो मुख्य तरीके हैं दूसरों की सेवा के रास्ते के। ऐसे कुछ लोग हैं तुम्हारे यहाँ जो कि कुछ ऐसे अभ्यास और अनुशासनों का पालन करते हैं जिनसे ऐसी जानकारियां और शक्तियां प्राप्त करते हैं जो कि अनंत बुद्धिमानी के दरवाजे को पार करके ली जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पता है क्या बोल रहे हैं, तरीके तो दोनों के पास ही हैं, मतलब खुद की सेवा के रास्तों वालों के पास भी और दूसरों की सेवा के रास्तों के पे चलने वालों के पास भी। तो अनंत बुद्धिमानी का मतलब हो गया कि उनको ये पता है कि इसी हवा में से चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं और बनाई कैसे जाती हैं, इसको कहते हैं अनंत बुद्धिमानी। तो आगे राह कहते हैं और कुछ दूसरे हैं जिनको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आता है कि ये दरवाज़ा खुलता है और खुद की सेवा के रास्ते का संपर्क बनता है, जिससे शुद्ध तरीके से दूसरों को चालाकी से बिना किसी मुश्किल अभ्यास और दबाव के इनको प्राप्त किया जा सके। तो डॉन कहते हैं किस तरह की जानकारियां ये धर्म योद्धा उन लोगों को देते हैं? तो रा कहते हैं वो एक के ज्ञान को ही देते हैं, परंतु खुद की सेवा के रास्ते पर झुकाव पैदा करने या कह लो पालन के लिए यह जानकारियां तकनीकी टेक्नोलॉजी बनती हैं। फिर जैसे कि महासंघ के भी लोगों ने दी हैं दूसरों की सेवा के लिए। इस समूह द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी या कह लो तकनीक अलग अलग रूप से दूसरों पर नियंत्रण और हेर फेर करने के लिए हैं, ताकि खुद की सेवा करवाई जा सके। तो अगला सवाल डॉन पूछते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिक इस तरह की जानकारी को मस्तिष्क में टेलीपैथी से प्राप्त करते हैं जिससे इस्तेमाल में लाने वाले यंत्र बने? तो रा कहते हैं हाँ यह ठीक है। हालांकि अच्छे तरीके से तुम इस हिस्से को यह कह सकते हो उन वैज्ञानिकों का झुकाव था तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने का, ताकि विकास हो। परंतु कुछ दूसरे वैज्ञानिक जिनकी सोच खुद की सोच की थी,
उन्होंने इसमें विनाश की संभावनाओं को देखा। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इसी तरह हमको न्यूक्लियर ऊर्जा का पता चला? क्या वह दोनों तरीके की थी, सकारात्मक और नकारात्मक? तो रा कहते हैं, हाँ यह ठीक है। जो वैज्ञानिक थे वो दोनों तरह के थे। काफी हद तक वैज्ञानिकों का झुकाव सकारात्मक ही था। जिन वैज्ञानिकों ने इन पहले वाले वैज्ञानिकों के काम को आगे बढ़ाया वो मिले जुले थे, परंतु उनमें से एक बिल्कुल ही नकारात्मक सोच का था। तो डॉन कहते हैं, क्या यह व्यक्ति अभी भी हमारी धरती पर है? तो रा कहते हैं, हाँ यह ठीक कहा। तो डॉन कहते हैं, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि आप उसका नाम नहीं बताएंगे और जानना चाहेंगे कि निकोला टेस्ला को यह जानकारी कहाँ से मिली। तो रा कहते हैं, निकोला को यह जानकारियां महासंघ के द्वारा ही दी गई थी, क्योंकि वह मदद चाहता था, ताकि वह सभी समाज के लोगों की मदद कर सके। पर यह दुर्भाग्य ही है, जैसा बाकी घुमक्कड़ों या कह लो रमते जोगियों की तरह तीसरी घनत्वता के माया जाल में उनके साथ के लोगों ने ही उनके रास्ते में बाधाएं डाल दी, जिसके कारण वह अपने उद्देश्य से ही भटक गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बोलते हैं ना कि दुर्भाग्य से ये बाकी जैसे इनको अंग्रेजी में वॉन्डरर बोलते हैं, हिंदी में इसको आप घुमक्कड़, इनको आप घुमक्कड़ कह सकते हो या रमता जोगी कह सकते हो। अगर आपको याद हो शायद रामायण में, या आपने देखा हो बाकी भी जगहों पर, तो बीच में वो आते थे ना, नारायण नारायण करते हुए। तो वो आपने नोटिस किया होगा, मैसेंजर का काम करते हैं, वो मैसेज देने के लिए आते हैं। तो वो यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि हम उन्हें भेजते हैं यहाँ पे पैदा होने के लिए। जब वो यहाँ पैदा होते हैं ना तो हमारा मैसेज देने के लिए आते हैं तुम्हें, ये लो मैसेज है, ये रचयिता का मैसेज है तुम्हारे लिए आगे के लिए। तो इनका काम ये होता है, या वो मदद करने के लिए आते हैं इस धरती के ऊपर कि इस धरती की मदद की जा सके। तो डॉन कहते हैं, टेस्ला का काम किस तरीके से इंसानियत के काम आता और इसके उद्देश्य क्या थे? तो रा कहते हैं, वह चाहता था कि धरती के सारे लोग अंधकार से बाहर आएं। वह धरती की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके पूरे ग्रह के लोगों को फ्री में बिजली और ऊर्जा देना चाहता था। तो डॉन कहते हैं, क्या यह अंधकार से आज़ादी एक के कानून के अनुरूप है और इससे होता क्या है? तो रा कहते हैं, इससे दो अनुभव पैदा होते हैं। पहला, एक तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए, और दूसरा यह कि खाली वक्त में खुद की और एक के ज्ञान की खोज के लिए आज़ादी मिल जाती है। कुछ हैं अभी तुम्हारे ग्रह पर जो सुबह से लेकर शाम तक एक के कानून का आम तरीके से अभ्यास करते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या औद्योगिक क्रांति भी इसी तरह नियोजित थी? तो रा कहते हैं, यह इस सत्र का आखिरी सवाल होगा। हाँ यह ठीक है। यह रमते जोगी कई लहरों में जन्म लेते हैं ताकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा खाली समय निकाला जा सके। तो दोस्तों ये आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, हम लोगों को लगता है ये ऐसी ही हैं, मतलब जो चीज़ें आसान कर देते हैं दूसरों के लिए कि भाई हाँ ये लो, इनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी आसान हो, इनको थोड़ा वक्त मिले। वक्त मिलेगा तो सोचेगा भी अपने बारे में, और जब अपने बारे में सोचेगा तो तब तो पूछेगा ना सवाल कि भाई मैं हूँ, चलो ठीक है इस धरती पे हूँ, ये पूरी धरती है, ठीक है, अब ये सूरज भी है मेरी आँख के सामने, ये चंद्रमा भी है मेरी आँख के सामने, ये बनाए तो बनाए किसने और बनाए तो बनाया कैसे? तो ये सारी चीज़ें ना जब इंसान सवाल करने लग जाता है ना, तो अपने आप ही उत्सुकता की वजह से ना वो आगे निकलता चला जाता है, चला जाता है। और उसके हाथ लग जाए एक का ज्ञान, फिर तो पूछो ही मत, या कह लो ये एक के कानून की किताब, वो तो और तेजी से आगे निकलता है फिर। तो खैर, आखिरी सवाल डॉन करते हैं, यह एक आखिरी सवाल है और पता नहीं कि छोटा है या बड़ा, तो हम बाद के लिए भी रख सकते हैं। ये ओरियन समूह के धर्म योद्धा ऐसा क्यों करते हैं? आखिर उनका उद्देश्य क्या है? तो रा कहते हैं, नहीं यह लंबा जवाब नहीं है। यदि खुद की सेवा करना दूसरों की सेवा करना है ऐसे देखा जाए तो उनके लिए लगातार ही ऊर्जा की जरूरत होती है, ताकि अपने फायदे के लिए दूसरों को छला जाए और शक्तिशाली बना जाए। तो दोस्तों ये सत्र यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अब हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं हमारे भाइयों। आदने आदने वासु। धन्यवाद।